सीमांचल के भी कुछ नेता है जो बिन पानी के जिस तरह मछली तड़पती है, सत्ता के बगैर तड़प रहे हैं। ठेकेदारी, रंगदारी, रोड की वसूली में जो कमी आ गई है, बेचारा परेशान है। जनता के सवालात पर क्यों नहीं तुम्हारी मुंह खुलती, तुम्हारा मुंह क्यों नहीं खुलता, तुम्हारी जबान क्यों नहीं खुलती। और नीतीश कुमार जी, पता है आपको कि इस सीटेट और बीटेट के नौजवानों को आप बहाल नहीं करेंगे तो कितने रिश्ते उजड़ जाएंगे, कितने नौजवान फांसी के फंदे में लटक जाएंगे, कितनी बेटियां जहर खाने पर मजबूर हो जाएंगी, जिनका रिश्ता टूट जाएगा। उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार आप होंगे। मैं और अभ्यर्थी शिक्षक बहाली में अभ्यर्थीगण, मैं आप तमाम तर लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि मौसम के खराब होने के बावजूद भी आप तमाम तर लोगों ने इस प्रोग्राम को बड़े जिम्मेदाराना तौर पर कामयाब बनाने की कोशिश की है। मैं दीदी तफीम, हाफिज रजी और वासिद को भी मुबारकबाद देता हूँ जिन लोगों ने इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए अंत तक मेहनत की है। भाइयों, आज का मौजू एक ऐसा मौजू है जिस मौजू में बिहार की कोई सियासी पार्टी खुलकर बात नहीं करना चाहती, लेकिन जिस दिन कैबिनेट के फैसले के बाद ऐलान हुआ कि यहाँ पर 1,70,000 टीचरों की बहाली में बिहार से बाहर के लोगों को भी बुलाया जा रहा है, हम उसके मुखालिफ नहीं हैं। लेकिन चूंकि सरकार ने 10 लाख नौकरियां बिहार के लोगों को देने का वादा किया है, हम सरकार को ये याद दिलाना चाहते हैं कि पहले 10 लाख नौकरियां बिहार के लोगों को दे दीजिए, उसके बाद रेत कार्पेट बिछाइए, लाल मखमली कालीन बिछाइए, देश के दूसरे नौजवानों को आप बुला लीजिए, आपके पास रोजगार के अवसर हैं। वरना नहीं तो कल कारखाने के लिए आज 15 सालों से आप लोगों को बुला रहे हैं, आपका क्या हाल है वो देख रहे हैं। दरअसल इस वक्त बिहार में जिसकी हालत सबसे बड़ी खराब है, इसको ये फिक्र है कि कारमा का क्या हुआ। हर कोई लड़ रहा है कि सरदार को, बिहार के बेईमान राजनेता, उसको बिहार के जनता की फिक्र नहीं है, बल्कि हर किसी को अपनी कुर्सी की फिक्र है कि हम कुर्सी कैसे पाएं। लेकिन मैं समझता हूं कि बिहार की सारी पार्टियां अपने दल में एक मुख्यमंत्री का उम्मीदवार रखती है और अपने जीते हुए और हारे हुए लोगों को मंत्री बनाने का सपना देखती है, अपने कार्यकर्ताओं को ठेकेदार और रंगदार बनाना चाहती है। और मैं समझता हूँ एक ही पार्टी बिहार में है दलितों की, शोषितों की, पिछड़ों की और अकलियतों की, जो बिहार में सत्ता सुख की प्राप्ति नहीं बल्कि बिहार के जनता के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रही है, जिसका नाम है मंजूर। और ये लड़ाई सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश के स्तर पर आज जिस जमामर्दी के साथ, जिस बेबाकी और बेखौफी के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी लड़ रहे हैं, मैं नहीं समझता हूं कि देश का दूसरा नेता इतनी जुर्रतमंदी के साथ और इतनी साफ और पाकीज़ा नियत के साथ सियासत कर रहा है। हमारा मुतालबा क्या है? हमारा मुतालबा ये है कि बिहार की सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, ये लोग अपने आप को समाजवाद का नारा देकर सत्ता प्राप्त करते हैं और अपने आप को बड़े समाजवादी कहते हैं। लेकिन कहाँ है इनका समाजवाद? वही मुट्ठी भर अग्रपंथी के लोग, वही मुट्ठी भर बड़े लोग, वही मुट्ठी भर सत्ता से करीब लोगों के बाल बच्चों को नौकरी मिल रही है, उनकी आमदनी बढ़ रही है, उनकी सुख सुविधाएं बढ़ रही हैं, वो देश के तमाम तर शहरों में फ्लैट खरीद रहे हैं। लेकिन बिहार की 80% जनता जो गाँव में रहती है और शहरों के झुग्गी झोंपड़ियों में रहती है, उनके बच्चों की तालीमी सूरत हाल क्या है देखने की जरूरत है। सरकार कहती है कि गुलाबी ईंटों से हमने स्कूल के घर बना दिए, हमने साइकिल दे दी, हमने पोशाक दे दी, लेकिन इस नादान सरकार को यह मालूम नहीं है कि स्कूल और शिक्षा दीवारों का नाम नहीं है, पोशाक और साइकिल का नाम नहीं है। शिक्षा तो नाम है, शिक्षक के जरिए से उस ज्ञान का जो बच्चों के सीनों में मुंतकिल किया जाता है। इससे शायद कहानी नहीं पढ़ी होगी कि जब शांति निकेतन की स्थापना की थी टैगोर ने, कोई झोपड़ी भी नहीं थी, लेकिन संसार का सबसे बड़ा स्कूल था जहाँ दरख्त के छावनी में संस्कार बच्चों को दिया जाता था और टीचर बच्चों को पढ़ाया करते थे। आज गरीबों को इन तमाम भूल भुलैयों में फंसा दिया गया है और उनके बच्चों को अनपढ़ और जाहिल लगने
की पूरी साजिश की गई है। और साइकिल और पोशाक के पैसों को अगर जोड़ लें, 4000 साइकिल के और पोशाक के 600 रुपए, तो 5000 की रकम इनको मिल पाती है। लेकिन ईमानदारी से बोलो और गवाही दो कि गरीब से गरीब और रिक्शा ठेला चालक भी अपने बच्चों को कोचिंग में पढ़ाने के लिए हर महीने में 1000 से 2000 रुपए खर्च करता है और 20 से 25,000 रुपए उनका कोचिंग में लगता है। आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले कोचिंग का कोई निजाम नहीं था। गरीब और अमीर का बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ता था, वह बीडीओ का बेटा भी पढ़ता था, चपरासी और भंगी का भी बेटा पढ़ता था। लेकिन आज अमीरों के स्कूल अलग हो गए हैं, गरीबों के स्कूल अलग हो गए हैं। यही वजह है कि बेईमान सरकार गरीबों के बच्चों को गरीब और निरक्षर रखने की साजिश कर रही है। उसी की इस शिक्षा पॉलिसी के खिलाफ एमआईएम ने आज धरने का एहतमाम किया है और यह आवाज लगाई है कि बिहार के लोगों जगो और लोग लड़ रहे कुर्सी के लिए, मैं लड़ रहा हूँ अपने अवाम के हक के लिए। सीमांचल के भी कुछ नेता है जो बिन पानी के जिस तरह मछली तड़पती है, सत्ता के बगैर तड़प रहे हैं। ठेकेदारी, रंगदारी, रोड की वसूली में जो कमी आ गई है, बेचारा परेशान है। जनता के सवालात पर क्यों नहीं तुम्हारी मुंह खुलती, तुम्हारा मुंह क्यों नहीं खुलता, तुम्हारी जबान क्यों नहीं खुलती? सड़क टूटी हुई है, क्यों नहीं जबान खुलती? पुल नहीं बने हैं, क्यों नहीं जबान खुलती? स्कूलों में टीचर नहीं है, क्यों नहीं जबान खुलती? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस आज वीरान पड़ा है, क्यों नहीं जबान खुलती? 50-50 किलोमीटर पर नदियों पर पुल नहीं है, तुम्हें नजर नहीं आता? सड़कें टूटी है, घर कट रहे हैं, नदियों में बस्तियां विलीन हो रही है, लोग बेघर हो रहे हैं। ये मुद्दे तुम्हारे मुद्दे नहीं है, ये सिर्फ मुद्दे इसलिए है कि तुम तड़प रहे हो कि तुम्हारी रंगदारी पर रोक लग गई है। हालांकि रात को छुपकर डाके डालते ही हो, लूटते ही हो लोगों को। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मौजूदा वक्त सीमांचल के नौजवानों, मेरी नाक है, हम उन अभ्यर्थियों का शुक्रगुजार है जिनकी एक बड़ी तादाद यहाँ आई है। लेकिन मैं बता देता हूँ, शेर बहुत पुराना है लेकिन उसकी मानवीयत रहती दुनिया तक कभी कम नहीं होगी। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। कोहराम मचाने का मामला, कोहराम मचाने का मामला क्या है? आज देख रहे हो, अगर जिन लोगों ने पहले क्या कहा कि सर्टिफिकेट लाओ और नौकरी लेकर जाओ, कितनी दोगली पॉलिसी है। मेरे गांव का एक सूफी है, उम्र भर बीवी के को पीटता रहा, बीवी से लड़ता रहा। आज जब बीवी मर गई है तो हर साल उसके मरने के दिन पर मिलाद के का एहतमाम करता है। मैंने कहा ये दोगली नीति तो आपकी बिहार सरकार से मिलती जुलती है। पहले टीचरों को बहाल कर दिया, अब टीचरों को कहना है कि गुणवत्ता का इम्तिहान दो। पहले कहा घर घर शराब की दुकान खोल दिया और फिर अब कह रहा कि शराबबंदी का काम करो। लगता है कि नीतीश जी ने गांव के उसी बिगड़े हुए शख्स से ये सबक सीखा होगा कि आपने पहले क्या कहा कि तुम सीटें दे दो, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी इम्तिहान में तुम पास कर जाओगे तो तुमको हम टीचर बना देंगे। स्टेट लेवल का जो टीचर का टेस्ट होगा तुम दे दो तो हम तुमको टीचर बना देंगे। नतीजा ये हुआ कि लाखों लड़के सीटेट और बीटेट कर लिए, लाखों बेटियों ने सीटेट और बीटेट कर लिया। अब ये समझा बेटा के बाप ने समझा बेटा मेरा तो टीचर हो गया, रिश्तेदारों ने भी समझा कि नौजवान तो टीचर हो गया, किसी ने अपनी बेटी का और अपने बहन का रिश्ता कर दिया। और नीतीश कुमार जी, पता है आपको कि इस सीटेट और बीटेट के नौजवानों को आप बहाल नहीं करेंगे तो कितने रिश्ते उजड़ जाएंगे, कितने नौजवान फांसी के फंदे में लटक जाएंगे, कितनी बेटियां जहर खाने पर मजबूर हो जाएंगी, जिनका रिश्ता टूट जाएगा। उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार आप होंगे। आपको समझना होगा, पहले हमारे सीटेट और बीटेट के लोगों को बहाल कर लो, उसके बाद जो पॉलिसी लानी हो लाओ। तरीका यही होता है कि पहले से जो कानून नाफिज होता है उस कानून के मुताबिक जो फैसला हो गया होता है उसके बाद नया कानून नाफिज होता है। अगर सीटेट और बीटेट के लिए आपने ये भी नहीं किया कि साहब सीटेट और बीटेट जो लोग बहाल हो कर लिया है, आपके इम्तिहान का टेस्ट दे दिया। आप आईएएस, बीपीएससी, यूपीएससी और बीपीएससी दो बड़े इम्तिहान हैं, एक केंद्र राष्ट्रीय स्तर पर, एक राज्य स्तर पर। मैं कहता हूं कि क्या आज से 10 साल पहले जो यूपीएससी का इम्तिहान पास किया है उसकी बुनियाद पर जो आज डीएम बना है, एसपी बना है, क्या आज वो इम्तिहान दे सकते हैं? आज इम्तिहान देंगे तो पास कर पाएंगे? मैं तो खुद माननीय मुख्यमंत्री जी को कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने इंजीनियरिंग का इम्तिहान पास किया है, ईमानदारी से बोलिए क्या आज आपको इंजीनियरिंग के इम्तिहान में बैठा दिया जाए, कोई एक सब्जेक्ट भी आप पास कर सकते हैं क्या? तो एक सब्जेक्ट आप पास नहीं कर सकते। तो आप ये बताइए कि 10 साल, 12 साल,
15 साल जिन्होंने पढ़ाया है, पढ़ाने में गुणवत्ता आ गई है। यूपीएससी का इम्तिहान जिन्होंने आज से 10 साल पहले पास किया है, वो आज प्रतियोगिता का इम्तिहान पास नहीं कर सकता। लेकिन मैं समझता हूँ कि शासन प्रशासन चलाने में उस अफसर की बड़ी सलाहियत बढ़ गई होगी। आज हमारा टीचर एक कंपटीशन का इम्तिहान पास नहीं कर सकता, लेकिन पढ़ाने के सिलसिले में जो गुणवत्ता उसमें आई है, जो तरबियत देने का सलीका उसमें पैदा हुआ है, तालीम की नफ्सियात और बच्चों को पढ़ाने का जो सलीका उनका आया है, क्या ये आज इम्तिहान लेकर उनको आप हटा देना चाहते हैं और इस सारी कुर्बानियों को आप खत्म कर देना चाहते हैं? इसलिए हम आपसे मुतालबा करते हैं कि आप डोमिसाइल को नाफिज कीजिए और उसके सबील निकालिए कि क्या तरीका हो सकता है जिसके जरिए से डोमिसाइल नाफिज हो जाए और हमारे बच्चों की, हमारे अभ्यर्थियों की पहले बहाली हो जाए। ये काम आपको करना होगा, ये काम आपको करना चाहिए, वरना नहीं तो आप बिहार के नौजवानों के साथ धोखे का काम कर रहे हैं। और नौजवान रीढ़ की हड्डी नहीं, इनकलाब की चिंगारी है, और ये इनकलाब की चिंगारी अगर सोना बन जाए तो फिर आप कहीं के नहीं रहिएगा। या मैं आपको इंतबाह करना चाहता हूँ। मैं इस वक्त ये भी कहना चाहता हूँ कि बिहार में दूसरी सरकारी जबान उर्दू है और मादरी जबान है एक बड़ी आबादी। तकरीबन बिहार में 14 करोड़ की आबादी के दरमियान में 5 से 7 करोड़ आबादी उर्दू समझती है, उर्दू पढ़ती है, उर्दू बोलती है। और तकरीबन यहाँ पर 3 करोड़ आबादी की जबान मादरी जबान है। और देश का आईन और दस्तूर ये कहता है कि प्राइमरी एजुकेशन उसकी मादरी जबान में दी जाए। अगर प्राइमरी एजुकेशन अगर हम फर्ज करें कि 5वीं दर्जे तक भी अगर हमारे बच्चों को उर्दू में तालीम देंगे तो सारे टीचर उर्दू के चाहिए, रियाजी के टीचर उर्दू के चाहिए, समाजियात के टीचर उर्दू के चाहिए। अगर ये निस्बत से अगर टीचर की बहाली करेंगे तो कम अज कम 2 से 2.5 लाख टीचर बहाल करने पड़ेंगे सिर्फ उर्दू के नाम पर। उर्दू के नाम पर आप प्राइमरी एजुकेशन का एहतमाम नहीं करते हो और उर्दू सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो और उस पर भी तकरीबन 80,000 उर्दू की जगह खाली पड़ी हुई है। और आज 1,70,000 जो टीचर बहाल कर रहे हो उसमें उर्दू का एक भी शिक्षक बहाल नहीं हो पाया। सीमांचल के लोगों, नौजवानों, गयूर नौजवानों, जरा गौर करो कि एक भी टीचर बहाल नहीं हो पाएगा। उसकी वजह क्या है? इसने लाजिम कर दिया है कि जो लोग सीटेट और बीटेट करके आएंगे वही लोग इस इम्तिहान में बैठ सकते हैं। जो लोग डीएलएड होंगे और बीएलएड होंगे वही लोग इस इम्तिहान में बीएड होंगे वही इस इम्तिहान में बैठ सकते हैं। आप ये बताइए कि उर्दू का 2013 में उर्दू और बंगला स्पेशल टीईटी का एहतमाम हुआ और 12,000 नौजवानों का रिजल्ट एक मरतबा साय करके उनका रिजल्ट देके वापस ले लिया गया। और कितनी बेईमानी है कि दूसरे भाषा के लिए आपने कट ऑफ मार्क्स 50 रखा और उर्दू के लिए 60 कर दिया। मामला कोर्ट में गया और आपने वहां पर कानूनी मशवरा भी लिया और कानूनी मशवरे में भी ये कहा गया कि साहब इन टीचरों को बहाल किया जाना चाहिए, लेकिन आपको जिद है कि उर्दू टीईटी का आप रिजल्ट नहीं देंगे। मैं ये कहने पर मजबूर हो जाता हूँ शायद कि उर्दू टीईटी में चूंकि 99% बच्चे माइनॉरिटी के हैं, इस वजह से ये सरकार उर्दू टीईटी का रिजल्ट शायद नहीं कर रही है। और जब उर्दू टीईटी का रिजल्ट शायद नहीं होगा, इस 1,70,000 में उर्दू का एक भी टीचर बहाल नहीं हो पाएगा। एक बड़ा सवाल है उर्दू आबादी के लिए, एक बड़ा सवाल है सेकुलर लोगों के लिए, समाजवाद पर विश्वास रखने वाले लोगों के लिए, भाषा के साथ इंसाफ करने वाले लोगों के लिए। ये मसाइल हमारे हैं। एक तरफ आपने ये कहा आप वोट की राजनीति सब जगह कीजिएगा, अरे कम से कम शिक्षा के पवित्र मंदिर को तो छोड़ दीजिए। आप सड़क में, पानी में, बिजली में, पुल पुलिया में तो आप करते ही हैं। आप देख लीजिए पटने में आपने फ्लाईओवर भी बना दिया, मेट्रो भी बिछा रहे हैं, आपने मेरीन ड्राइव बना दिया और गंगा के किनारे में बेहतरीन आपने बाजार बसा दिया है। गंगा पर एक एक पुल 4,000-5,000 करोड़ का बना रहे हैं। गंगा पर 5-5 किलोमीटर पर आप पुल बना रहे हैं। दीघा में अभी 1 किलोमीटर की दूरी पर पुल बनाने जा रहे हैं। तेजस्वी जी के क्षेत्र में वहां पर 4,800 करोड़ का पुल बन रहा है। क्या सीमांचल के लोग टैक्स नहीं देते? कानून के नजदीक सब कोई बराबर है, तो इस मुल्क में अगर टैक्स देना सबकी जिम्मेदारी है तो तरक्की का सबसे बराबर हिस्सा होना चाहिए। देश का आर्टिकल 14 कहता है कि
इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने में सब कोई बराबर है, तो तरक्की के सामने में भी सबको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। और सीमांचल और बिहार के दूसरे हिस्सों में जहाँ गरीब और दलित बसते हैं वहाँ स्कूल तो है लेकिन टीचर नहीं है। बता दीजिए, शिक्षा मंत्री से मैं सवाल करता हूँ, चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर से सवाल करता हूँ कि सारे मंत्रियों के बच्चे पढ़ रहे हैं आपके कॉन्वेंट में, बल्कि चपरासी तक के बच्चे जो सरकारी हैं उनके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं। कॉन्वेंट में सरप्लस टीचर्स हैं। जिस स्कूल में 500 बच्चे हैं वहां कम से कम 25 शिक्षक हैं, 30 शिक्षक हैं। पानी पिलाने के लिए चपरासी है, दरवाजा खोलने के लिए चपरासी है, कमरा साफ करने के लिए चपरासी है। और हमारे इन स्कूलों में 500 बच्चे हैं, कहीं 2 टीचर कहीं 1 टीचर। मिडिल स्कूल को आपने हाई स्कूल बनाया, हाई स्कूल को आपने +2 कर दिया, और इंटरमीडिएट तक के 12 क्लास में सिर्फ 2 शिक्षक हैं। तो गरीबों के बच्चों को आप कहां ले जाना चाहते हैं? मैं गरीब जनता से, आम लोगों से, बुद्धिजीवियों के सामने मैं सवाल खड़ा करता हूं कि आंखें खोलिए और बिहार की इस गलत शिक्षा पॉलिसी के नतीजे में गरीबों के, दलितों के, बस्तियों में रहने वाले किसानों के, मजदूरों के बच्चों का जो बुरा हाल हो रहा है, उस पर यह देखकर ये कहना पड़ता है कि बिहार की सरकार समाजवादी सरकार नहीं है, बल्कि बकरी का खाल ओढ़े है सियार, आज भी है सामंतों के हाथ में बिहार, सामंतवाद है समाजवाद। इस समाजवाद की लड़ाई लड़ना एमआईएम की जिम्मेदारी है। एमआईएम ये लड़ाई मजबूती से लड़ रही है। आप तमाम तर लोगों से कहना चाहती है कि आप उठिए और जगिए, अपने हक और हुकूक के लिए जगिए। खास करके सीमांचल से पट्टी में जिस तरह सरकार ने नाइंसाफी की है, जिस तरह से दलितों के साथ, अकलियतों के साथ सरकार नाइंसाफी कर रही है, उस पर हमको और आपको उठना पड़ेगा। उसके लिए हम लोगों ने आज यहाँ पर, हम जिला इकाई के बड़े शुक्रगुजार हैं कि मैं पटना और बिहार से बाहर था, इन लोगों ने फैसला किया कि यहाँ पर हम लोग इस पॉलिसी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। भाई साहब, साबिर साहब, ये लोग सभी इश्तियाक साहब बैठे कि इस पर आवाज उठानी है। परसों से असेंबली है, मुझे पटने में रहना था, लेकिन मैं दौड़ कर आया कि जब यहाँ के नौजवानों ने फैसला किया है, मासूम साहब ने कहा कि हमने पूरे बहादुरगंज में खित्ते में आवाज पहुंचा दी है, आपको आना चाहिए। राहिल बाबू ने कहा कि बोआखाली की जनता को हमने जगह दिया है। मंजर ने पुठिया से कहा कि हम सारे लोगों को लेकर आ रहे हैं। इन तमाम लोगों को मुबारकबाद दे रहे हैं कि इन लोगों ने बड़ी जाफसानी की है। अगर यही जाफसानी कायम रही तो यकीन है कि पार्टी तरक्की करेगी, और नहीं अगर आपने जाफसानी में अपने पार्टी के फरीजे को फरीजा नहीं समझा, इस काम को काम नहीं समझा। मैं यहाँ के अभ्यर्थियों को भी कहना चाहता हूँ कि आज पार्टी के वर्करों की तादाद हमारी ज्यादा है, अभ्यर्थियों की तादाद है, कुछ लोगों ने अपनी फरियाद रखी, लेकिन सुन लो शिक्षा के जगत में लड़ने वालों, जब मैं पटने में होता हूँ तो गया का, जहानाबाद का, मुंगेर का, भागलपुर के नौजवानों की बड़ी टीम चलकर आती है कि हमारी समस्याओं को असेंबली में उठाइए। लेकिन न जाने सीमांचल में खामोशी क्यों है। ये खामोशी हमारे पिछड़ेपन की वजह है। देखो आज कोहराम मचना चाहिए, कितना बड़ा इशू है सीमांचल का, सबसे बड़ा इशू। आज 70% नौजवान सीमांचल का प्रदेश में है। बेटी कहाँ जा रही है, बहनों का क्या हाल है, प्रदेश में बाप है और बेटा है, घर से बेखबर है, मां मरती है मिट्टी भी नहीं दे सकता, बेटी की परवरिश में भी उसकी गहरी नजर नहीं रह पाती है। आज जो समाजी खराबी आ रही है, जरा सीने पर हाथ रखकर, दिल पर हाथ रखकर सोचो कि हमारी सी खामोशी, हमारी सी बेहिसी ने हमें मार डाला है। उठना पड़ेगा। एक बड़े आलिम दीन ने कहा कि तुम्हारा बच्चा बच्चा, मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, तुम्हारा बच्चा बच्चा 5 वक्ता नहीं तहज्जुद गुजार हो जाए। सियासी शऊर अगर तुम में पैदा न हुआ तो तुम्हारे 5 वक्ते पर भी पाबंदी लगते हुए देर नहीं लगेगी। यकीन जान लो, जनाजे की नमाजों में भी जाना फर्ज किफाया है, जलसों में भी जाना जरूरी है, भजन कीर्तन में भी जाना जरूरी है। लेकिन जिस देश में जी रहे हो उस देश में न रामराज है न खिलाफत है, बल्कि बड़ी चालाकी के साथ कुछ ऐसे लोगों ने, जो लोग समाज के साथ इंसाफ नहीं करते थे, ऐसे लोगों के हाथों में सत्ता है, तो उनसे अपना हक लेने के लिए